हेलो बच्चों। होप यू आर डूइंग वेल, होप यू आर डूइंग फाइन। आज हम अगेन आए हैं आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। आप जैसा स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में। आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा, हमने बताया था आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। एंड आफ्टर दैट वी आर नाउ टुडे डिस्कसिंग अबाउट दिस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। बड़ा मजा आने वाला है इस वीडियो में। फटाफट फटाफट हमको आप इसके बारे में बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे और जल्दी से रिवाइज करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले आज का हमारा वीडियो ट्यूटोरियल, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। देखिए बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ब्रीदिंग में दो स्टेजेस होते हैं। ब्रीदिंग में दो स्टेजेस होते हैं। कितने स्टेजेस होते हैं जी? दो स्टेजेस, राइट। कौन कौन सा स्टेज? ब्रीदिंग में होते हैं दो स्टेजेस। कौन सा स्टेज? फर्स्ट स्टेज इज इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन इज ऑल्सो नोन एज इनहेलेशन। इंस्पायरेशन बोल सकते हैं आप या इनहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन प्रोसेस में, इंस्पायरेशन प्रोसेस में होता क्या है? जो एटमॉस्फेरिक एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर हमारे लंग्स के अंदर आ जाता है। इट इज ड्रॉन इनटू द लंग्स। लंग्स में कहा? आप जानते हैं, नॉस्ट्रल्स के थ्रू, फेरिंग्स में जाएगा, नेजल पैसेज के थ्रू। फेरिंग्स के बाद जाएगा ये ट्रैकिया में, वया ग्लॉटिस एंड लैरिंग्स। ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड फाइनली alveoli. तो ये सारी चीजें, alveoli, bronchioles and bronchi, these are located inside the lungs. तभी हमने कहा एटमॉस्फेरिक एयर हमारे लंग्स के अंदर आ जाता है। द प्रोसेस इज नोन एज इनहेलेशन और इंस्पायरेशन। एंड ब्रीदिंग का दूसरा स्टेज है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन इज ऑल्सो नोन एज एक्सहेलेशन, राइट। एक्सहेलेशन से लंग्स के अंदर की हवा, कहां पर है यह हवा? इट इज प्रेजेंट इनसाइड द एल्वियोलाई। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं एल्वियोलर एयर। ये एल्वियोलर एयर हमारे लंग्स से रिलीज होकर बाहर आती है, राइट। एंड ब्रीदिंग, यू नो, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, ब्रीदिंग इज ऑल्सो नोन एज पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन। और ये ब्रीदिंग हमारे रेस्पिरेटरी प्रोसेस का पहला स्टेप है। रेस्पिरेटरी प्रोसेस का पहला स्टेप। ये सब कंप्लीट होने के बाद, ब्रीदिंग कंप्लीट होने के बाद ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। पहले तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है, हमने पिछले वीडियो में बात की है। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस टू द टिश्यूज एंड बाकी फिर ऑक्सीजन टिश्यूज में यूटिलाइज होता है। बारी बारी करके हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे। चलते चलिए चलते हैं अपने इसी टॉपिक के नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या देख सकते हैं? देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट स्लाइड। काफी सारी चीजें हमने इस नेक्स्ट स्लाइड में लिखी हैं। वन बाय वन हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इजी होने वाला है। बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एयर, हवा का मूवमेंट कहाँ? हमारे लंग्स के अंदर एंड आउट ऑफ द लंग्स। ये तभी पॉसिबल है बेटा जब एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो। प्रेशर ग्रेडियंट, एयर का प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट जब तक नहीं होगा तब तक मूवमेंट ऑफ एयर नहीं होगी। ये प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होना चाहिए बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, तभी मूवमेंट ऑफ एयर इन टू एंड आउट ऑफ द लंग्स होगा। एंड हम जानते हैं ये प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करने में हमारी मदद करता है डायफ्राम और रिब्स के साथ लगे हुए स्पेशल सेट्स ऑफ मसल्स, जिनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो डायफ्राम मसल्स and intercostal muscles. These two are responsible for creating the pressure gradient between the lungs and the atmosphere. अब ये डायफ्राम क्या है और इंटरकॉस्टल मसल्स क्या है, इसको समझने के लिए आपको हमारा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। जाइए उस वीडियो को देखिए। अगर नहीं देखा है अभी तक तो देखिए जरूर। फिर भी मैं थोड़ा सा इस वीडियो में आपको बताऊंगा, राइट। अपने अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं।
मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा डायफ्राम के बारे में, और थोड़ा सा आपको बताएंगे इंटरकॉस्टल मसल्स के बारे में। बाकी डिटेल में अगर आपको जानना है तो आपको उसके लिए हमारा पिछला वीडियो ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा, राइट। देखिए, जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम डायफ्राम एक मस्क्यूलर पार्टीशन है। डायफ्राम इज अ मस्क्यूलर पार्टीशन। कहाँ? बिटवीन चेस्ट कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। यहां पर चेस्ट कैविटी है, चेस्ट कैविटी और एब्डोमिन के बीच में एक डोम शेप्ड मस्क्यूलर पार्टीशन होता है, इट इज नोन एज डायफ्राम। एंड जहां तक इंटरकॉस्टल मसल्स की बात करें, इंटरकॉस्टल मसल्स अटैच रहते हैं रिब्स के साथ, दैट्स वाई इनको हम रिब मसल्स भी बोलते हैं। इंटरकॉस्टल मसल्स दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। तीसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो है थोरैसिक कैविटी या थोरैसिक चैम्बर का एनाटॉमिकल सेटअप। ये भी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, थोरैसिक चैम्बर का एनाटॉमिकल सेटअप। हमने आपको बताया है कि थोरैसिक चैम्बर एक एयर टाइट चैम्बर होता है। इस चेम्बर की डॉर्सल सरफेस पे होता है वर्टेब्रल कॉलम, वेंट्रल सरफेस पे होता है स्टर्नम, एंड लेटरल साइड्स में होते हैं रिब्स, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। देन नीचे होता है मस्क्यूलर डायफ्राम। इन तीन चीजों से, चार चीजों से एक एयरटाइट कैविटी बनती है, और इसी कैविटी का जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज होने से लंग्स को फैलने का, एक्सपैंड होने का मौका मिले, तो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। यही सब हम यहाँ पर बताने वाले हैं। चलो, सबसे पहले बात करते हैं इंस्पायरेशन की। इंस्पायरेशन ऑल्सो नोन एज इनहेलेशन। इंस्पायरेशन ऑकर्स तब होगा ये जब प्रेशर लंग्स के अंदर के प्रेशर को बेटा हम बोलते हैं इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। प्रेशर इनसाइड द लंग्स इज नोन एज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। तो इंस्पायरेशन तभी होगा जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होगा लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तब ना हवा मूव कर पाएगी फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स, क्योंकि हवा हमेशा मूव करती है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। अगर एटमॉस्फेयर में हायर प्रेशर है, लंग्स के अंदर प्रेशर लो है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ एयर को मूव करना पड़ेगा, दैट इज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। वही बताया है यहाँ पर। तो इंस्पायरेशन तभी पॉसिबल है जब प्रेशर लंग्स के अंदर ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा, एंड एटमॉस्फेयर के अंदर के पास ज्यादा प्रेशर होगा। लंग्स में कितना प्रेशर होता है? लंग्स में प्रेशर होता है नेगेटिव प्रेशर इन कंपैरिजन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी पड़ेगी, इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस मतलब यहां पर एनर्जी खर्च होती है, एटीपी खर्च होता है, एटीपी का एक्सपेंडिचर होता है। अब सर ये कैसे? याद रखिएगा बच्चों, इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन का डायफ्राम मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, प्लस इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट होंगे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। क्या मैंने कहा? डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, डायफ्राम मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। और आपको पता होना चाहिए, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इज एन एक्टिव प्रोसेस। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में एटीपी का एक्सपेंडिचर होता है। जहां पर भी एटीपी का एक्सपेंडिचर होता है, दैट प्रोसेस इज एन एक्टिव प्रोसेस। तो इंस्पायरेशन ऑकर्स बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। इट मींस इंस्पायरेशन में एनर्जी खर्च होती होगी, दैट्स व्हाई इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। दूसरी बात जो आप याद रखोगे कि इंस्पायरेशन ऑकर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 2 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन एक इंस्पायरेशन का 2 सेकेंड है। ठीक है। चलिए मूव करते हैं अपने अगला स्लाइड की तरफ। अगले स्लाइड में इंस्पायरेशन के बारे में थोड़ा और जानकारी हासिल करते हैं। देखिए जी क्या लिखा है इंस्पायरेशन के बारे में। जस्ट अ मिनट, मुझे थोड़ा साफ करने दीजिए इसको। यस, तो क्या क्या लिखा है इंस्पायरेशन के बारे में, चलिए बताते हैं। ओके,
इंस्पायरेशन इनिशिएट कब होता है, स्टार्ट कब होता है? इट इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। मैंने आपको बताया डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इससे डायफ्राम क्योंकि नीचे होता है, इससे एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस के थ्रू चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। क्योंकि डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन होने से, डायफ्राम पहले डोम शेप था, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये थोड़ा फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट होने से जो थोरैसिक चेंबर है, चेस्ट कैविटी है, वो थोड़ा सा नीचे को एक्सपैंड होगी। अगर ये एंटीरियर रीजन है तो नीचे पोस्टीरियर रीजन हुआ, तो टुवर्ड्स एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है जी। एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस के थ्रू वॉल्यूम इंक्रीज हुआ बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल से दो चीजें होंगी। एक तो इससे रिब्स, हमारे रिब्स उठ जाएंगे ऊपर, इट लिफ्ट्स द रिब्स, और स्टर्नम को थोड़ा सामने की तरफ आएगा, लाएगा। स्टर्नम के लिफ्ट होने से, रिब्स के लिफ्ट होने से अगेन थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, लेकिन ये इंक्रीज हो जाएगा टुवर्ड्स, हमारा बैक डॉर्सल है तो फ्रंट वेंट्रल है, टुवर्ड्स डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है अलोंग टू एक्सिस, from anteroposterior axis by the activity contraction of diaphragm and towards dorsoventral axis by the activity of external intercostal muscles। ठीक है जी। आगे देखिए, तो ओवरऑल चेस्ट कैविटी का या थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम इंक्रीज ही हो गया। ओवरऑल इंक्रीज इन वॉल्यूम, ओवरऑल इंक्रीज इन वॉल्यूम, थोरैसिक चेंबर का ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज, इससे क्या होगा जी? थोरैसिक चेंबर का ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। इससे लंग्स जो थोरैसिक चेंबर में प्रेजेंट है, लंग्स एक्सपैंड हो जाएंगे, तो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। लंग्स के अंदर के वॉल्यूम को हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम। पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होने से, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होने से लंग्स के अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। लंग्स के अंदर के प्रेशर को हम बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। याद रखें, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, और ये प्रेशर लेस हो जाएगा, इट इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी हमने कहा इट बिकम्स नेगेटिव, तो इंस्पायरेशन के टाइम पे ये नेगेटिव प्रेशर बन जाएगा, बहुत कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में, इट इज नेगेटिव प्रेशर। इस प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर की वजह से, डिक्रीज्ड प्रेशर की वजह से बाहर की हवा, एटमॉस्फेयर की हवा, क्योंकि एटमॉस्फेयर की हवा में प्रेशर ज्यादा है, तो बाहर की हवा लंग्स के अंदर आएगी, जिसको हम बोलेंगे इनहेलेशन या इंस्पायरेशन। गॉट इट। चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। अगले स्लाइड में हमारे पास एक डायग्राम है, ये डायग्राम से हम इसको फटाफट एक्सप्लेन करेंगे जो हमने बोला। एग्जैक्टली एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है, देखिए आप, देखिए। यस, ये देखिए, ये रहा वर्टेब्रल कॉलम, डॉर्सल साइड की तरफ वर्टेब्रल कॉलम है। यहां पर रिब्स हैं, रिब्स के पास में यहां से स्टर्नम भी है। तो जब रिब मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, रिब एंड स्टर्नम थोड़ा बहुत लिफ्ट हो गए फॉरवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, डायफ्राम डोम शेप था, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने से, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने से थोड़ा फ्लैट हो जाएगा। इसके फ्लैट होने से चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम नीचे की तरफ इंक्रीज होगा। रिब्स के लिफ्ट होने से, स्टर्नम के लिफ्ट होने से चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम फॉरवर्ड, सामने की तरफ लिफ्ट होगा। सामने की तरफ लिफ्ट होना मतलब टुवर्ड्स डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस, नीचे की तरफ इंक्रीज होना मतलब टुवर्ड्स एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। इससे लंग्स एक्सपैंड हो जाएंगे, क्योंकि थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम एक्सपैंड हो गया, ज्यादा हो गया, लंग्स एक्सपैंड हो जाएंगे। लंग्स का वॉल्यूम, अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और लंग्स का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। बाहर का प्रेशर ज्यादा है, देयरफॉर एयर एंटर्स इन, और हो गई क्या? हो गई इंस्पायरेशन। वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्स इंक्रीज्ड, वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चेंबर इंक्रीज होने से लंग्स एक्सपैंड होंगे, लंग्स के एक्सपैंड होने से इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होने से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा,
it becomes negative pressure in comparison to the atmospheric pressure. Therefore, air from outside atmosphere enters into the lungs. The process of inhalation is completed. ठीक है जी। इसके बाद एक्सहेलेशन कैसे होगी ये हम अगले स्लाइड पे देखेंगे। चलिए अगले स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और बताते हैं आपको एक्सपायरेशन के बारे में। जी, एक्सपायरेशन कैसे होती है? एक्सपायरेशन में सब इसका उल्टा होगा, सब उल्टा होगा। एक्सपायरेशन तब होगी जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस थी, मतलब एक्सपायरेशन में कोई एनर्जी खर्च नहीं होने वाली। अब क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एनर्जी खर्च होगी, एक्टिव प्रोसेस है, लेकिन रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स में कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी। इट इज ऑब्वियस फैक्ट, जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको थोड़ी देर बाद रिलैक्स होना ही होना है, और रिलैक्सेशन में कोई एटीपी खर्च नहीं होगा। देयरफॉर रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इज एन पैसिव प्रोसेस। एंड एक्सपायरेशन ऑकर्स बाय द रिलैक्सेशन ऑफ दोज मसल्स जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन सा मसल हुआ था? डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसका रिलैक्सेशन होना है। एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, उनका रिलैक्सेशन होना है। तो रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स में कोई एनर्जी खर्च नहीं होने वाली। देयरफॉर हम बोलेंगे एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। एंड एक्सपायरेशन का ड्यूरेशन लगभग लगभग 3 सेकंड है। इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन था 2 सेकंड, मतलब टोटल एक इंस्पायरेशन एंड एक एक्सपायरेशन मिला के लगभग 5 सेकंड का होगा। ठीक है, आगे देखिए जी। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, अभी डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था, अब इस डायफ्राम का रिलैक्सेशन। एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का रिलैक्सेशन हो गया। इससे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स वापस अपनी पोजीशन पे आ गए, डायफ्राम भी वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, रिब्स वापस अपनी पोजीशन पे आ गए, स्टर्नम वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। राइट, इससे क्या होगा? थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम रिड्यूस होने से लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, लंग्स हो जाएंगे कंप्रेस। लंग्स के कंप्रेशन से लंग्स के अंदर का वॉल्यूम विच इज नोन एज इंट्रा पल्मोनरी या पल्मोनरी वॉल्यूम वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अब वॉल्यूम डिक्रीज होने से अंदर का प्रेशर इंक्रीज होगा, इससे होगा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, और ये हो जाएगा ज्यादा एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट्स व्हाई लंग्स के अंदर की हवा, एल्वियोलस के अंदर की हवा बाहर आएगी। द प्रोसेस इज नोन एज एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन। ठीक है जी। थोड़ा सा इसको भी डायग्राम के फॉर्म में दिखाएंगे अगले स्लाइड पे, अगले पेज पे। चलिए इसका डायग्राम हम देखते हैं फटाफट। देखिए, सिंपल सा एनसीईआरटी का डायग्राम है, जो हमने पहले डायग्राम बनाया था उसी डायग्राम का रिवर्स। जस्ट यस, देखते हैं क्या होगा इसमें। ओके, रिब्स और स्टर्नम जो लिफ्ट हुए थे ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, अब वो मसल्स रिलैक्स हो गए, रिब्स और स्टर्नम वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। देखिए, डायफ्राम जो कि डोम शेप्ड पहले था, कॉन्ट्रैक्ट होने से ये थोड़ा फ्लैट हुआ था। अब डायफ्राम रिलैक्स हो गया तो ये वापस से आर्क बना दिया, डोम शेप्ड हो गया, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, अपनी पोजीशन पे वापस आ गया। इससे वॉल्यूम डिक्रीज होगा थोरैसिक चेंबर का। थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम डिक्रीज होने से थोरैसिक चेंबर में जो लंग्स हैं उनके ऊपर कंप्रेशन हो जाएगा। देयरफॉर लंग्स के अंदर का वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, यहां का वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। लंग्स के अंदर का वॉल्यूम डिक्रीज होने से प्रेशर लंग्स का, जिसको हमने इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोला, वो इंक्रीज हो जाएगा। ये प्रेशर होगा ज्यादा एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देयरफॉर हवा बाहर आएगी एंड द प्रोसेस इज नोन एज एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। गॉट इट? आई होप आपको ये सिंपल डायग्राम से समझ में आया होगा। लास्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसको कंक्लूड करते हैं। ठीक है जी, इसको हम कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन में क्या चीजें हम बोलेंगे, देखिए।
इस सब के अलावा ह्यूमंस में एबिलिटी होती है किस चीज की? वी हैव गॉट द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। कैसे हमारे पास ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन इंक्रीज करने की एबिलिटी कैसे होती है? क्योंकि हमारे पास एब्डोमेन में कुछ मसल्स होते हैं, उन मसल्स को बोलते हैं एब्स या एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा के, यूज करा के हम इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन की इंटेंसिटी या इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करा सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ऑन एन एवरेज एक नॉर्मल इंसान का रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग होता है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। एंड तीसरी बात, जो कि शायद आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, मैंने इसलिए अलग लिख के रखा है, जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्सिबल एक्सेलेशन। कॉन्ट्रैक्शन अगर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स का होगा, इनके कॉन्ट्रैक्शन से फोर्सिबल एक्सेलेशन होगा। याद रहे, कॉन्ट्रैक्शन से फोर्सिबल एक्सेलेशन होगा। एंड फोर्सिबल एक्सेलेशन का एग्जांपल है स्नीजिंग। स्नीजिंग के वक्त हम एयर को बाहर फेंकते हैं। नॉट ओनली स्नीजिंग, कफिंग, खांसते वक्त भी हम बाहर फेंकते हैं हवा को। दीज आर द एग्जांपल ऑफ फोर्सिबल एक्सेलेशन। दिस फोर्सिबल एक्सेलेशन ऑकर्स बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। आई होप आपको ये फटाफट रिवीजन अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए और लाएंगे। अपने अगले वीडियो ट्यूटोरियल में मिलते हैं ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस के एक नए टॉपिक से। सीक्वेंस के हिसाब से ही हम जा रहे हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।